Good morning students. In the previous videos we were doing concept of quantum numbers and numericals related to quantum numbers. We have done 4 quantum numbers n, l, m and s. Principal quantum number is represented by n, secondary quantum number is represented by l and magnetic quantum number is represented by m and spin quantum number is represented by s. Principal quantum number tells about shells. These are 3-dimensional shells. Principal quantum number n represents shells, whereas secondary quantum number l represents subshells present in this shell. And magnetic quantum number m represents orbitals present in a subshell. एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन बताएगा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. ठीक है, मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल्स हैं, 3-dimensional शेल्स. एक शेल हो सकता है, 2 शेल हो सकते हैं, 3 शेल हो सकते हैं, 4 शेल हो सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स कैन बी फ्रॉम 1 to infinity. शेल्स के अंदर क्या है बेटा? सबशेल्स. ठीक है, हर एक शेल के अंदर क्या है? सबशेल्स हैं. और सबशेल्स के अंदर बेटा क्या है? ऑर्बिटल्स. ये मैंने आपको बता दिया था. शेल्स के अंदर सबशेल्स हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 9th और 10th क्लास में बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी थी. वहां पर हम क्या करते थे? न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते थे, 2-dimensional सर्कुलर पाथ होते थे, उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते थे. जैसे हमने सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसकी कन्फिगरेशन लिखी थी 281. मतलब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 1. ठीक है, अब बेटा हम +1 में एक न्यू स्टाइल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3-dimensional ऑर्बिटल्स के अंदर. एंड दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सबशेल्स एंड शेल्स. क्या बताया मैंने? शेल के अंदर क्या होते हैं? सबशेल्स होते हैं. सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स. ठीक है, टुडे वी विल डू रूल्स फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, उसके लिए रूल्स क्या हैं. ठीक है, टुडे वी विल डू दीस रूल्स. सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The distribution of electrons in orbitals of different shells and subshells according to certain rules is known as electronic configuration. अगर हम एक एलिमेंट में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स, जो हम रूल्स आगे पढ़ेंगे, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. उसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्लियर है बेटा? अब वो रूल्स पढ़ते हैं. रूल्स पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं हमने कौन कौन से शेल्स पढ़े हैं, सबशेल्स पढ़े हैं, ऑर्बिटल्स पढ़े हैं. ठीक है, हमने पढ़ा है फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल के लिए बेटा ठीक है n की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो इसमें एक ही सबशेल होता है, उसका नाम क्या होता है? 1s. ठीक है, और इसकी n की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0. सेकेंड शेल
कि n की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2। इसमें 2 सबशेल्स होते हैं, एक का नाम होता है 2s, एक का नाम होता है 2p, यहाँ पे पढ़ रखा है। इसकी l की वैल्यू 0 होती है और 2p की l की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। थर्ड शेल की अगर हम बात करते हैं, थर्ड शेल में बेटा कितने सबशेल्स होते हैं 3, n वैल्यू 3 होगी तो सबशेल्स कितने होंगे, कौन कौन से बेटा वो 3s 3p और 3d। 3s के लिए की वैल्यू 0, 3p के लिए की वैल्यू 1, 3d के लिए की वैल्यू कितनी होगी 2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ शेल की। फोर्थ शेल की बेटा n की वैल्यू क्या होगी 4, इसमें सबशेल्स कितने होंगे 4, कौन से 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, 4s की l की वैल्यू 0, 4p की l की वैल्यू 1, 4d की l की वैल्यू 2 होगी, 4p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। क्लियर है। ये हैं शेल्स। इन शेल्स के अंदर सबशेल्स कितने हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्लियर है। अब एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं उसके लिए आपको अलग से मैंने क्लियर बनवा रखा है। जैसे s सबशेल है उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, s सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ओनली 1। p सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, d के अंदर कितने होते हैं 5, f के अंदर सबशेल्स कितने होते हैं 10, सॉरी f के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा 10, s के अंदर ऑर्बिटल कितना होता है 1, p सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, d सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5, f सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 10। अब वो s सबशेल चाहे 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के s सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1। क्लियर है। जैसे जो 1s का ऑर्बिटल होगा उसको हम रिप्रेजेंट भी 1s से ही करते हैं। ठीक है, 2s का जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम भी 2s से कर देते हैं, 3s का जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम भी 3s कर देते हैं, 4s का जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम भी 4s कर देते हैं। ठीक है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2p है 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3p के भी 3 ऑर्बिटल्स होंगे और 4p के भी क्या होंगे 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं px py pz। ठीक है, जैसे 2p के 3 ऑर्बिटल्स की बात करते हैं वो कौन से होंगे 2px 2py 2pz। 3p की बात करते हैं 3 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे 3px 3py 3pz। 4p की बात करते हैं 4p के 3 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे 4px 4py 4pz। तो इसका मतलब p सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3। ठीक है, अब बात करते हैं d सबशेल की। d सबशेल में बेटा टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5। अब वो चाहे d जो है 3d हो या 4d हो सभी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5। ठीक है, वो 5 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं बेटा dxy dyz dxz dx² और dz²। क्लियर है। इसी तरह बेटा f के बेटा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 10। क्लियर है, वो f4f हो 5f हो 6f हो सभी के ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, कितने होंगे ऑर्बिटल्स टोटल, सॉरी यहां पर मैंने दे दिया f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ठीक कर लेना। f के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा 7। क्लियर है, तो अगर 4f हो या 5f हो ठीक है 6f हो सभी के ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा 7। ठीक है, यहां पर ये गलती हुई थी इसको ठीक कर लेना। s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, p के कितने होते हैं 3, d के कितने होते हैं 5, f के कितने होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 2p के 3 ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल 3p के 3 ऑर्बिटल 3d के 5 ऑर्बिटल्स 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स तो होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आगे से स्टार्ट करें फिल करना या पीछे से स्टार्ट करें। देयर मस्ट बी सम स्पेसिफाइड रूल्स। वो रूल्स क्या हैं बेटा आज हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स। ठीक है, हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड दीज ऑर्बिटल्स विल बिलोंग टू डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स। वो फर्स्ट शेल के होंगे, सेकंड शेल के होंगे, थर्ड शेल के होंगे और शेल के अंदर क्या होते हैं सबशेल। ठीक है, तो वो सबशेल्स के भी ऑर्बिटल्स होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला रूल क्या बेटा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्री किए जाएंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बाद में फ्री किए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर energies. Electrons are filled in the orbitals in the increasing order of their energies. Means जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले आएंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बाद में फ्री किए जाएंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड रूल है, दैट इज नोन एज n+l रूल। ठीक है, ये रूल आपको क्लियर हो गया बेटा। सेकेंड रूल है n+l रूल। इसको हम मैगलन रूल भी कहते हैं। मैगलन रूल, मैगलन इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच हैज गिवन दिस रूल। n+l रूल क्या कहता है बेटा, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n+l for a orbital, greater is its energy। जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी n+l की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उस केस में जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ये है ऑर्बिटल्स which have same value of n+l for that orbitals, उन ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा, greater is the value of n, greater is the energy of the orbital। क्लियर है बेटा, जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी n+l की वैल्यू सेम है, देन वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव हायर एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल देखिए बेटा, ये मैंने 5 ऑर्बिटल्स ले लिए बेटा, 2s 2p 3s 3p 3d। इनकी n की वैल्यू निकालते हैं, l की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, थ्री एस के लिए बेटा n की वैल्यू क्या होगी, 2, 2p के लिए वैल्यू कितनी होगी, 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 3d के लिए क्या वैल्यू होगी, 3। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू क्या होगी, s सब शेल के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0, p के लिए कितनी होती है, 1। ठीक है, अगेन s है 0, p है 1, d है तो 2। अब हम n+l कर देते हैं, इतना इसमें कितना आएगा 2, इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 4, इसमें कितना आएगा 5। ठीक है बेटा, इसमें आया 2, इसमें 3, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा 2s की एनर्जी
इन पांचों ऑर्बिटल्स में सबसे कम है, क्योंकि उसकी n प्लस l की वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद ये दो ऑर्बिटल्स आते हैं 2p और 3s, इन दोनों की ही n प्लस l की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3, इन दोनों की ही n प्लस l की वैल्यू कितनी है 3, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा ज्यादा, ठीक है। तो उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद क्या आएगा 3s, 3s के बाद क्या आएगा 3p, 3p के बाद क्या आएगा बेटा 3d, क्लियर है। अब अगर एक ऑर्बिटल और ले लेते हैं, सपोज करते हैं 4s, एक ऑर्बिटल और ले लिया 4s, ठीक है। तो इसकी n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, s की वैल्यू कितनी होगी 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। तो मतलब इस 3d की एनर्जी 4s से क्या होगी ज्यादा, क्लियर है। अब बात करते हैं इस 4s की और इस 3p की, इन दोनों की n प्लस l की वैल्यू कितनी है 4 है, मगर क्योंकि 4s की n की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी 3p के कंपैरिजन में क्या होगी ज्यादा, तो 3p के बाद क्या आएगा बेटा 4s, 4s के बाद क्या आएगा 3d। अगर तुम इन 6 ऑर्बिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो in the increasing order of their energy, the final order will be this। ये order हमने कैसे निकाला, using n plus l rule। Greater is the value of n plus l for a orbital, greater is its energy। क्लियर है कि अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी, दो ऑर्बिटल्स की n plus l की वैल्यू सेम है तो one having higher value of n will have higher energy। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये दो ऑर्बिटल्स हैं इनकी n plus l की वैल्यू सेम है, मगर 3s की क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा ज्यादा। अब हमारे पास बेटा जितने भी ऑर्बिटल्स थे उन सभी ऑर्बिटल्स पे हमने ये रूल अप्लाई किया, ठीक है। वो सभी ऑर्बिटल्स को हमने एनर्जी के ऑर्डर में ले आए, तो जो फाइनल ऑर्डर था वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। वो फाइनल ऑर्डर आप याद भी रख सकते हो, उसको याद रखने का मेथड बताता हूं मैं आपको। जैसे पहला शेल है जिसकी n की वैल्यू 1 होती है, उसमें एक सब शेल होता है कौन सा 1s, इसकी n की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, ये बताया था मैंने। और इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है 1s, n की वैल्यू बेटा 2 होती है, क्लियर है। उसमें दो सबशेल्स होते हैं 2s और 2p, 2s की वैल्यू 0 होती है, 2p की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो 2s का जो ऑर्बिटल होता है 1 और 2p के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3। अब जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे उन तीनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। इसी तरह अगर 3p है उसके 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी सेम। n की वैल्यू क्या है 3 है, इसके सबसे 3s, 3p और 3d, हमारे पास 3s है, ठीक है। ऑर्बिटल इसका ये होता है 3p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे पांचों की एनर्जी सेम होगी, क्लियर है। इसी तरह हम n की वैल्यू 4 की बात करते हैं, क्या आएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 5 की बात करते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होंगे 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं बेटा। अभी तक हमारे पास जो 5g सबशेल है या उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए जो 5g सबशेल या 5g ऑर्बिटल्स के अंदर अपनी पोजीशन ले, क्लियर है बेटा। तो हमने क्या करना है, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये शेल है, ये सबशेल है, इन सबशेल के अंदर क्या है ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स को हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो वो कैसे अरेंज करेंगे उसके लिए वाटर रूल है, ठीक है। n प्लस l रूल अप्लाई कर दिया तो जो फाइनल ऑर्डर बनेगा उसको आप याद करने की ट्रिक कैसे समझ सकते हो, ये है 1s, ठीक है। आपने ये एरो खींचना है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये सेकंड एरो, क्लियर। इसी तरह डायगोनल बनाने हैं, ये एरो खत्म हो गया। अब आपने इसको यहां से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, दोबारा ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये लगाओगे, उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल इस, ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल इस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहला एरो लेना है, पहला एरो मींस 1s, ठीक है। तो इसका
1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 1s का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड लेवल की बात करते हैं 2s। उसके बाद एनर्जी किसकी है बेटा 2s की, ये खत्म हो गया। उसके बाद किसकी होगी 2p की, ठीक है। उसके बाद 2p के आगे क्या 3s, उसके बाद किसकी होगी 3s की, ये खत्म हो गया। फिर 3p की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी 4s की, 4s का खत्म हो गया। फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, ये खत्म हो गया। उसके बाद 4d की, उसके बाद क्या होगी 5p की एंड सो ऑन, ठीक है। आपने एक एक एरो खत्म करते जाना है, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उसको लिखते रहो। पहले एरो में ये ऑर्बिटल है तो इस 1s की एनर्जी से कम होगी, सेकंड एरो में 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी से ज्यादा होगी। उसके बाद है 2p और 3s, 2p की कम होगी 3s की ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा 3p 4s, ठीक है। फिर 3d 4p 5s, ठीक है। उसके बाद 4d 5p एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे 1s में, ठीक है। उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद क्या आएंगे 3p में एंड सो ऑन। क्लियर है? क्योंकि ओहम प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या कहता है, n+n रूल क्या कहता है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ n+l फॉर ऑर्बिटल हायर इज इट्स एनर्जी। जिसकी n+n की वैल्यू सेम है, ऐसे ऑर्बिटल्स के लिए जिनकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। क्लियर है? तो n+l रूल अप्लाई करने के बाद ऑर्बिटल्स को हमने अगर फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, द फाइनल ऑर्डर विल बी दिस। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर देखो 2p है, अब 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर 3p है, उसके ऑर्बिटल्स 3 हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी सेम, ठीक है। 3d है, उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी सेम। अगर हमारे पास बात करते हैं ये 5f लेते हैं, ये तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है, सोन कर दिया। 5f है, उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सातों की एनर्जी क्या होगी सेम। क्लियर है? एक ही सबशेल को बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल, तो बेटा जब आपने डिफरेंट ऑर्बिटल्स को एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, तो फाइनल ऑर्डर क्या बना था, 1s की एनर्जी सबसे कम थी, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन, ठीक है। हमने क्या करना है, एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आपको पता है s सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, f में कितने होते हैं 7, ठीक है। अगर इसका एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, आपको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर s सबशेल के एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2, p के अगर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 6, d के अगर 5 होते हैं, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 10, f के 7 होते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 14। क्लियर है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर आप s सबशेल लेते हो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p में 6 आ सकते हैं, d में आ सकते हैं 10, f में कितने आ सकते हैं 14। अब वो s चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, सभी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं p सबशेल की, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, सभी में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6। d के अगर हम बात करते हैं, चाहे 3d हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, सभी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10। इसी तरह f सबशेल हो, चाहे 4f हो, 5f हो, 6f हो, सभी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 14। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं। पार्ट 1 में हम सिर्फ एलिमेंट्स लेंगे, एटॉमिक नंबर 1 to 10। बात करते हैं पहले हाइड्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर, ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी सेम। जैसे 2p सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। 3d सबशेल को बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। 4f सबशेल को बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी सेम। क्लियर है?
एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल इज सेम, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz, तीनों की एनर्जी सेम होगी और उनको क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर बेटा? ये फाइनल ऑर्डर आपने याद रखना है। ये हमने पढ़ लिया था। एस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स 7। क्लियर है? फाइनल ऑर्डर ये बताया मैंने। एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, एफ के कितने होते हैं? 7। ठीक है। अब थर्ड रूल कर रहे हैं बेटा, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ रखा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंड ऑर्बिटल can have maximum 2 electrons and that must have opposite spin। उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटल, पहले ये लेते हैं 1s ऑर्बिटल, ठीक है। 1s का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दिस और ऑर्बिटल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। एक को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अपवर्ड एरो से और एक को डाउनवर्ड एरो से। जो अपवर्ड एरो होता है उसकी स्पिन की वैल्यू होती है +1/2 और जो डाउनवर्ड एरो होता है उसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। क्लियर है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन की वैल्यू क्या होगी बेटा? अपोजिट। क्लियर है? अब इस प्रिंसिपल को हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन देखो बेटा क्या है। हमने सपोज करते हैं सोडियम ले लिया, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11, ठीक है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कुछ भी है, N, L, M, S की वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले लो सोडियम का, उसमें अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मान के चलो आपने स्पेसिफाई कर दी, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वही 4 वैल्यूज नहीं ले सकते। क्लियर है? मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स की 2 वैल्यू सेम हो सकती है, 1 वैल्यू सेम हो सकती है, 3 वैल्यू सेम हो सकती है, मगर दे कैन नॉट हैव ऑल द 4 वैल्यूज सेम। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलते हैं आपने सोडियम का 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस 7 इलेक्ट्रॉन को आपने ये 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे दी। क्लियर है? और वो आपने स्पेसिफाई कर दी ये 4 क्वांटम नंबर वैल्यू ये है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 4 वैल्यूज नहीं ले सकते। क्लियर है? उनकी ये चारों वैल्यूज नहीं हो सकती। क्लियर है? मींस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल हैव वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एक्सक्लूडिंग दिस। Remaining electrons will have values of 4 quantum numbers excluding this set। इस सेट को छोड़ के उनका कोई दूसरा सेट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाला सेट नहीं ले सकते। This set is excluded। That is why this is known as exclusion principle। Exclusion principle means no 2 electrons in an element can have 4 same values of quantum numbers। उनकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन की 4 वैल्यूज निकाल ली हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो वाला सेट क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। वो
यही चार वैल्यूज नहीं ले पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो इसमें आपको मैंने 2 पॉइंट्स बताए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होती है बेटा? अपोजिट। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसकी स्पिन क्या होगी? +1/2। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसकी स्पिन क्या होगी? -1/2। क्लियर है? और सेकंड पॉइंट मैंने इसमें क्या बताया? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर सेम। क्लियर है? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एक एलिमेंट के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? फोर्थ रूल है बेटा Coulom's rule of maximum multiplicity। Coulom's rule of maximum multiplicity। इस रूल का मतलब क्या है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया P के 3 ऑर्डर्स होते हैं, Px, Py, Pz। D के 5 ऑर्डर्स होते हैं, Dxy, Dyz, Dxz, Dxk - y², dz²। ठीक है? इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है? क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी एंड आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक ही सबशेल को बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जैसे 2p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 2px, 2py, 2pz, तीनों की एनर्जी सेम है। 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py, 3pz, तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। ठीक है? 3d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन पांचों की एनर्जी क्या है? सेम। 4d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की एनर्जी क्या है? सेम। ठीक है? 4f की बात करता हूं, 4f के 7 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। एंड दे विल बी नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो जो Coulom's रूल है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन pairing in degenerate orbitals cannot occur until each orbital is singly occupied। ध्यान से पढ़ो बेटा इसको। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है? इसको समझते हैं। सपोज हमने 2p सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 2p के हमारे पास 3 नंबर होते हैं, 1 2 3। एक का है 2px, एक का है 2py, एक का है 2pz। तीनों की एनर्जी सेम होगी। ठीक है? इनको क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, ठीक है, तो तब तक तुम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। जब तक हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तब तक आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसे सपोज करते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने उसको कैसे फिल करना है? लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्लियर है? अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो लाइक दिस, पहले ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने लगा दिए, तो वो मेथड गलत है। वो कहता है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे आपके पास सपोज करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं P में, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे? पहले समय एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग। अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड क्या है? गलत। दिस मेथड इज रॉन्ग। पहले तीनों ऑर्बिटल्स में P के एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है? जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है? ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं अकॉर्डिंग टू कुंज रूल, उनकी टोटल स्पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अब हम इसको समझते हैं, इस पॉइंट को। क्लियर है? पहले आपको बता देता हूं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, उसको आप देख लो। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मींस टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है। सपोज आपने 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz, इनमें आपने सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इन तीनों की एनर्जी सेम है। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई कर दोगे? थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल। थर्ड रूल क्या करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। किसी भी ऑर्बिटल में 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। एक अपवर्ड होना चाहिए, एक डाउनवर्ड होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आपके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं फिल करने के? ठीक है, इसमें थर्ड रूल भी लगे, फोर्थ रूल भी लगे। फोर्थ रूल कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती तब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ठीक है, तो आपका पहला मेथड ये था 2, 3, 4, ये आपका था फर्स्ट मेथड। पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया पहले ऑर्बिटल में और उसको ऊपर की तरफ रखा है। एक आपका मेथड ये था 4 इलेक्ट्रॉन को हमने पहले ऑर्बिटल में रख दिया डाउनवर्ड करके। एक आपका ये हो सकता है पहले तीनों में इलेक्ट्रॉन आ गया मगर डाउनवर्ड स्पिन का। 4 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में आएगा अपवर्ड स्पिन का। ठीक है, और ये भी हो सकता है ऐसे कर सकते हो, ये आपका थर्ड मेथड हो सकता है, ये फोर्थ हो सकता है, या कुछ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कुछ ये मेथड हो सकते हैं, मगर इन सब में से सिर्फ एक ही मेथड क्या है? करेक्ट। ठीक है, जिसपे कुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई करता होगा। ठीक है, अब कुंज रूल तो सब पे अप्लाई करता है। वो क्या करता है कि जब तक 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं आता पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कुंज रूल तो सब पे अप्लाई कर दिया, मगर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पांचों में से कौन कौन सा मेथड गलत है, कौन सा मेथड सही है। पहले वाले की बात करते हैं। पहले में हमने क्या किया बेटा? 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को हमने फर्स्ट ऑर्बिटल में ही ऐड कर दिया। ठीक है, और ये वाला मेथड जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है? डिस्टोर्ट, उसको खत्म कर रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो क्या करता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए, मगर यहां पर तो अपोजिट स्पिन बन नहीं रही, दोनों एक ही स्पिन में है। तो इसका मतलब ये मेथड तो गलत है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता अपने आप पे। इट डज नॉट फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आया, क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट ऑर्बिटल में ऐड कर दिया अपोजिट स्पिन का, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी स्पिन की वैल्यू निकालते हैं। अब स्पिन की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड है उसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी? +1/2। अगर कोई डाउनवर्ड है उसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। तो इसकी टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? +1/2 -1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 कितना आएगी बेटा? 1। इसकी टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब बात इसकी करते हैं। इसमें भी कौन सा तो अप्लाई किया है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई किया है। ठीक है, मगर इस केस में टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आएगी? ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो डाउन की कितनी होती है? -1/2
-1/2 वाले दो हैं तो इसकी स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड में तो पॉली एक्सियल प्रिंसिपल नहीं लगता, वो कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट, मतलब दोनों की स्पिन क्या है, सेम है, डाउनवर्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में देखो क्या हो रहा है, पॉली एक्सियल प्रिंसिपल भी अप्लाई करता है, हूल्स रूल भी अप्लाई कर रहा है, मगर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला कांसेप्ट अप्लाई करता है या नहीं करता, वो हम चेक करते हैं। इसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी कैंसिल होगी, एक अपवर्ड है, एक अपवर्ड है, प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू कैंसिल। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक है -1/2, एक है +1/2, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर है, तो इसका मतलब जो वो तीन मेथड्स हैं जिन पे पॉली एक्सियल प्रिंसिपल भी अप्लाई किया, हूल्स रूल भी अप्लाई किया, उन तीनों मेथड्स पे हमने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर दी है। तो हमने क्या किया, तीनों की टोटल स्पिन की वैल्यू निकाल ली। टोटल स्पिन कैसे निकालोगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, ठीक है, मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसकी स्पिन की वैल्यू +1/2, अगर वो डाउनवर्ड है मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, सभी की आपने स्पिन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आंसर आया +1, यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर कितना है 0। तो सबसे मैक्सिमम किसमें है, इस केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ओनली द करेक्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p। दिस इज ओनली द करेक्ट मेथड, रिमेनिंग ऑल मेथड्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर है बेटा। हूल्स रूल 2 पॉइंट बताता है, कौन कौन से, एक तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक each orbital is singly occupied, ये आपको बता दिया। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आप फील कर रहे हो उनकी टोटल स्पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। क्लियर है, दीज आर 4 रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। पहला कौन सा था, ओहम प्रिंसिपल, सेकंड कौन सा था, n+n रूल, थर्ड कौन सा था बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फोर्थ रूल कौन सा किया हमने, हूल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है। अब हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं और कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम पार्ट सेकंड में करेंगे बेटा। इसके अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे। 1s है, 1s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। तो यहां से करोगे, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कंफर्मेशन होगी ओनली 1s1। ठीक है, 1s टोटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, क्या बन गया 1s1। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। तो इसकी कंफर्मेशन क्या होगी, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर फिल कर दोगे। ठीक है, अब तीसरा है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कंफर्मेशन क्या होगी इसकी। अब आप 1s3 लिख रहे हैं तो गलत है, क्योंकि 1s के अंदर तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो इसकी कंफर्मेशन क्या होगी, इसको फिल करने के बाद आपने आगे जाना है, 1s2, 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों के तीनों इसमें नहीं आ सकते, 2 इसमें ऐड कर दिए, 1 इसमें ऐड कर दिया, 1s2, 2s1। ठीक है, अब बात करते हैं 4, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंफर्मेशन क्या होगी, 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 1s2, 2s2। फिफ्थ बेरिलियम के बाद क्या आएगा बेटा, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2 यहां पर आ जाएंगे, 2 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आगे जाएगा 2p में, 1s2, 2s2, 2p1, 6 में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आएंगे, 1s2, 2s2, 2p2। अभी 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, अभी तक हमने कितने लिख लिए इसमें, 2। 7 बोरोन, कार्बन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन नंबर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, 2p के अंदर, 1s2, 2s2, 2p3, 1
1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, टॉपिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं 2 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बचे 2p में आ जाएंगे 1s2 2s2 2p4। 9 इसका होता है फ्लोरीन का, 9 तो फिल करने हैं, ठीक है। 8 तो फिल कर चुके हो, अब 2p के अंदर रिएक्शन से करवा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर देते हैं 1s2 2s2 2p5। 10 इसका है बेटा नियोन का, कंडीशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अगर हमने 11 एलिमेंट जो है सोडियम उसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है तो आप 11वें इलेक्ट्रॉन को 2p में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि 2p जो है कंप्लीटली फिल हो चुका है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आने थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो अब 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा बेटा 3s में, जिसे हमने सोडियम की लिखनी है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आगे बढ़ती रहेगी बेटा। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम पार्ट से वीडियो मिलेंगे। आपका होमवर्क रहेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 11 to 20 बाय यूनिवर्सल। क्लियर है? आपने ये रूल फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना है, और आपने ध्यान रखना है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं 6, D में आ सकते हैं 10, और F में कितने आ सकते हैं 14। क्लियर है बेटा? तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है इन दिस ऑर्डर। क्लियर है? तो होमवर्क क्या है बेटा? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 11 to 20 by yourself in your copy। क्लियर है बेटा? थैंक यू।